नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी बाय राजेंद्र सर, हिंदी स्टडी बाय राजेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10th और 12th के विद्यार्थियों की डिमांड पर मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। आज मैं प्रथम वीडियो कक्षा 12th की आरओ भाग 2 अनिवार्य पुस्तक की डालने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आरओ भाग 2 पुस्तक के बारे में बात कर लूँ। आरओ भाग 2 जो पुस्तक है, ये इसके जो कुल अंक हैं वो 32 हैं। कुल 32 नंबर की ये पुस्तक आएगी, जिनमें फर्स्ट नंबर पे जो आएगी वो आएगी व्याख्या। एक व्याख्या तो इसमें कहाँ से आएगी? गद्य से आएगी। और उसमें आपको दिया जाएगा विकल्प का मतलब है अथवा दिया जाएगा। और ये रहेगा आपके 1x6 मतलब 6 अंक की 6 अंक की आपके व्याख्या रहेगी। इसके अलावा एक व्याख्या आपके पद्य भाग से आएगी। पद्य भाग से एक व्याख्या आएगी, उसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा। और विकल्प दिया जाएगा वो आएगी आपके 1x6 मतलब 6 नंबर की। तो 12 नंबर हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें तो 2 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे। और ये निबंधात्मक जो प्रश्न आएंगे वह एक तो गद्य से होगा और एक पद्य से होगा। इसमें भी आपको विकल्प दिया जाएगा, मतलब प्रश्न जो दिए जाएंगे वो अथवा में दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और इनके जो मार्क्स रहेंगे निबंधात्मक क्वेश्चन के, ये आपको 100 शब्दों में लिखने होंगे। 100 शब्दों इनकी जो लिमिट आएगी वो 100 शब्दों में लिमिट आएगी इनकी। और जो 2 प्रश्न रहेंगे, ये 2 प्रश्न अथवा में तो आएंगे सही, 2x5 मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं 4th नंबर पे, तो 4th नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा पद्य से, जिसका आपको उत्तर देना है। उसकी जो उत्तर की सीमा है वो 40 से 60 शब्द रहेगी, जो आपके 2 नंबर का आएगा, ठीक है। और अगर बात करें एक लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएगा। लघु उत्तरात्मक प्रश्न गद्य से आएगा आपके। कहाँ से आएगा? गद्य से आएगा, जिसकी उत्तर सीमा 40 से 60 शब्द रहेगी, जो आपके आएगा 3 नंबर का, ठीक है। इसके अलावा जो वेरी इम्पोर्टेंट बात अगर मैं करूं तो एक तो कवि और एक बात करूं मैं लेखक की। तो कवि और लेखक ये दोनों जो है अथवा में आएंगे। और इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 80 से 100 शब्द है। 80 से 100 शब्दों में इनको अपन को करना पड़ेगा। और जो एक कवि या लेखक दोनों में से एक करना है तो वो आएगा आपके 5 नंबर का, मतलब 5 अंक तो लेखक परिचय के हैं। ये आप कंप्लीट अपने मन में, अपने माइंड में ध्यान कर ले कि 5 अंक तो लेखक परिचय के हैं। तो लेखक परिचय को आप नहीं छोड़ें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको याद करने की कोशिश करें। और जहाँ तक हो सके ना वहाँ तक जन्म किसी भी लेखक की जन्म और मृत्यु है ना, जन्म और मृत्यु और रचनाएं, ये इम्पोर्टेंट विषय वस्तु होती है। और रचनाएं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय वस्तु होती है। जैसे कि मान लो ये अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर में से भी
अगर बात करें तो 3 नंबर तो वह रचनाओं के ही देता है। अगर आपने रचनाएं नहीं लिखी तो 3 नंबर आपके क्रॉस हो जाते हैं। तो इसलिए आप विशेष रूप से लेखक को और कवि के जो परिचय हैं, उनका जीवन परिचय हो या कवि जो है किसी भी प्रकार से आ सकता है, ये साहित्यिक परिचय के रूप में आ सकता है और उसके जीवन परिचय के रूप में आ सकता है। तो आप विशेष रूप से इस पर ध्यान दें, ठीक है। और अगर अपन बात करें, एक आपकी दूसरी वाली पुस्तक है वितान। वितान कौन सी? वितान भाग 2। वितान भाग 2 जो पुस्तक है, उसमें आपके एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा जिसमें आपको विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। और विकल्प में भी आपको दिया जाएगा अथवा में दिया जाएगा मतलब, और ये आपको दिया जाएगा 120 शब्दों में, ठीक है, 120 शब्द में दिया जाएगा। और अगर बात करें तो 120 शब्दों में दिया जाएगा और एक क्वेश्चन आएगा जो 6 नंबर का आएगा, मतलब 6 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा 6 अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे जो 20 शब्दों में जिनके उत्तर देने हैं, 20 शब्दों में उत्तर देने हैं इनके। और ये आएंगे आपके 6 क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर के, मतलब इनके हो गए आपके 6 नंबर। इस प्रकार से अगर बात करें तो आपके जो आरोह जो आपकी बुक है ना, ये आरोह बुक आपकी 32 नंबर की, और जो आपकी वितान बुक है, वितान वाली जो बुक है आपकी, वह 12 नंबर की। तो मतलब 44 नंबर की तो आपकी बुक्स है, ठीक है। तो आप बुक्स पे भी विशेष ध्यान दें। आपको ग्रामर तो इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आपको वीडियो में ही याद हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम आरोह भाग 2 का जो चैप्टर है, आलोक धनवा, चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है पतंग। चैप्टर नंबर 2 है आलोक धनवा, है ना। और जिसका आलोक धनवा जो राइटर है, इनके द्वारा लिखा गया जो शीर्षक है वह क्या है? पतंग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आपको वीडियो में ही अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो आप पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो इसको पढ़ने से पहले, पतंग जो ये शीर्षक है, इसको पढ़ने से पहले अगर बात करें तो लिखा किसने भाई? सबसे पहली बात, पतंग जो पाठ है वो किसने लिखा? पतंग जो पाठ है वो किसने लिखा? आलोक धनवा ने। कौन से धनवा ने? आलोक धनवा ने ये पाठ लिखा। ये ध्यान रखें, आलोक धनवा ने पाठ। तो किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले आपको उसकी समरी टाइप जो है पूरा सार याद होना चाहिए। तो ध्यान दें, पतंग शीर्षक जो कविता है वो आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह है। इनका एकमात्र काव्य संग्रह है। कौन सा वाला? इनका एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। कौन सा? दुनिया रोज बनती है। इनका एक काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, इससे लिया गया है। तो सीधी सी बात, जो पतंग नामक जो शीर्षक जो आपकी कविता है वो किससे ली गई है? दुनिया रोज बनती है नामक शीर्षक से, नामक जो काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है, उससे ली गई है। और यह एक लंबी कविता का तीसरा भाग है। एक लंबी सी कविता है, इसका कौन सा भाग है? तीसरे नंबर का भाग है, ठीक है। पतंग के बहाने, जो पतंग के बहाने जो कविता है, पतंग के बहाने जो कविता है ना, तो पतंग के बहाने कविता में बाल सुलभ इच्छाओं, बालक जिस प्रकार की इच्छाएं करता है, उसकी एक्टिविटीज, उसकी क्रियाकलाप, उसके अंदर कौन कौन सी उमंग भरी रहती है, उसके अलावा प्रकृति में जो जो परिवर्तन आते हैं
उन सुंदर बिंबों को इसमें बताया गया है। उन सुंदर बिंबों को इसमें बताया गया है। प्रकृति के जो सुंदर बिंब हैं, बालक के द्वारा जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें बताया गया है। अब मैं मेन शीर्षक पर आता हूँ। भादों के महीने में, कौन सा महीना? भादों का महीना। अब ये भादों का महीना कौन सा होता है भाई? भादों का महीना होता है वर्षा ऋतु का, भादों का महीना होता है वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। कौन सा महीना होता है? वर्षा ऋतु का अंतिम महीना, मतलब वर्षा ऋतु के जस्ट बाद भादों का महीना आ जाता है। ठीक है, तो भादों के महीने के बाद की बात कर रहा है। जो भादों का जो महीना है इसके बाद, तो भादों के महीने के बाद वर्षा की जो बूंदी होती है, तो सीधी सी बात है, जब भादों के पहले वर्षा बरसेगी तो उससे क्या आ जाएगी? बूंदी आ जाएगी। उससे बरसात होएगी तो बूंदी आएगी, तो बौछारों की क्या हो जाती है? बहुत सारी बौछारों की संभावना हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी बौछारों की संभावना हो जाती है। उसके अलावा जब आपको पता है, जब भादों का महीना चला जाता है तो कौन सी ऋतु आती है भाई? शरद ऋतु। कौन सी ऋतु आती है? शरद ऋतु, सर्दी की ऋतु आ जाती है। सर्दी की ऋतु के आगमन के साथ ही रास्ता क्या हो जाता है? जब बरसात रहती है तो रास्ता गीला रहता है, लेकिन जब रास्ता सर्दी की ऋतु आ जाती है बरसात के बाद, तो फिर रास्ता सूख जाता है और दिन क्या हो जाता है? दिन चमकीला हो जाता है। जब सूख जाएगा तो दिन क्या हो जाएगा? चमकीला हो जाएगा, है ना। और जब दिन चमकीला हो जाएगा तो आसमान भी क्या हो जाएगा भाई? आपस में सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आकाश क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्वच्छ। जब आकाश स्वच्छ हो जाएगा तो बच्चों की क्या इच्छा होएगी? बच्चों की इच्छा होएगी क्या करने की? पतंग उड़ाने की, है ना। पतंग उड़ाने की इच्छा होएगी। और वे क्या करते हैं? और उसके अलावा जब सूख जाता है, जब शरद ऋतु आती है तो सूख जाता है मौसम, तो क्या होता है? वे क्या करते हैं? वे साइकिल की घंटी जोर से बजाकर चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को पतंग उड़ाने के लिए बुलाते हैं। साइकिलों की और वो क्या करते हैं? ये सब चीज़ें आएगी आपके पाठ में अभी। साइकिलों की जो घंटियाँ होती हैं ना, उन घंटियों के इशारों से क्या करते हैं? वो बच्चों को बुलाते हैं, है ना। घंटियों के इशारों से बच्चों को बुलाते हैं क्या करने के लिए? चलो आओ हम पतंग उड़ाते हैं। वे डोर से बंधी रंगीन और वे क्या करते हैं? वे डोर से बंधी हुई रंगीन पतले कागज़ और बांस की कमानी से बनी हुई हल्की पतंग को आसमान में ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। तो डोर से बंधी हुई रहती है पतंग, किसी बंधी रहती है? डोर से बंधी हुई जो पतंग होती है उसको, और बांस की लगी रहती है ना उसके बीच में, बांस की कमानी। तो उस हल्की हल्की सी पतंग होती है, उस हल्की सी पतंग को कहाँ उड़ा देते हैं? आकाश में उड़ा देते हैं, आकाश की ऊंचाइयों में उड़ा देते हैं, है ना। और जब ये छतों पर बेसुध दौड़ते हैं, लेकिन जब छत होते हैं उन पे क्या होते हैं? उनका ध्यान तो कहाँ रहता है? उनका ध्यान तो पतंग पे रहता है। तो वे छत पर बेसुध दौड़ते हैं और मानो छतें नरम पड़ जाती है। और जब वो दौड़ते हैं ना, तो मानो कि ऐसी हो जाती है कि छत कैसी हो जाती है? छत नरम हो जाती है, छत नरम दिखाई देती है। ठीक है, और दिशाएं मृदंग की तरह बज उठती है। किसकी तरह? मृदंग की तरह। मृदंग क्या होता है भाई? मृदंग होता है ढोल। और जो छतें होती है वो मृदंग की तरह बज उठती है। ठीक है, उसके बाद और वे डाल के लचीले वेग से छतों के खतरनाक कोनों तक चले जाते हैं ना, बेसुध होकर के। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं? छत के जो किनारे होते हैं ना, छत के किनारे से आपने देखा भी होगा, छत के किनारों से बच्चे गिर जाते हैं, कभी कभी कोनों में जाके गिर भी जाते हैं। चोट लगने से बचने पर उनका साहस और उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। जब वो मान लो अगर वो गिरे नहीं, मान लो गिरते गिरते बच गए, उनके चोट नहीं लगी, तो नहीं लगने पर क्या करते हैं? उनका क्या बढ़ जाता है? जब वो चोट नहीं लगती है तो उनका उत्साह बढ़ जाता है, उनमें क्या आ जाता है? उनमें साहस आ जाता है। तो ये थी हमारी कविता का सारांश। ठीक है, अब अगले भाग में हम पूरा जो अपना पद्यांश है उसका लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है।
गुड बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि बच्चों को लाभ पहुँचे। इसका मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों को लाभ पहुँचे, क्योंकि मैंने भी अधिकांश चैनल देखे हैं, बट इस प्रकार की विषय वस्तु नहीं समझाई जाती बच्चे को, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वजह से तो आपको लाइन टू लाइन अब की बार जो है, लाइन टू लाइन आपको पद्यांश का सप्रसंग व्याख्या समझाई जाएगी। तो आपके सप्रसंग व्याख्या आती है, तो सप्रसंग व्याख्या आएगी। तो सप्रसंग व्याख्या में क्या होता है बेटा? सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले अपन संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद अपन लिखेंगे प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग के बाद अपन लिखेंगे व्याख्या, और व्याख्या के बाद एक और पॉइंट आता है। कौन सा? एक पॉइंट आता है व्याकरणात्मक टिप्पणी कह दो, या फिर क्या कह दो उसको, विशेष। किस प्रकार की पद्यांश की अगर अपन बात करें ना, पद्यांश की, तो पद्यांश में तो सीधी सी बात है, इस पद्यांश की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और प्रभावशाली है ना। दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे इस पद्यांश में? अगर अपन बात करें पद्य की, पद्य का मतलब होता है कविता। तो कविता में नॉर्मल सी बात है, किस किस चीज़ों का प्रयोग होता है? कविता में सभी प्रकार की चीज़ों का प्रयोग हो जाता है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हो जाता है, भाषा का प्रयोग होता है ना, कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है। इसके अलावा विशेष रूप से जो छंद हैं, अलंकार हैं, है ना, इन दोनों चीज़ों का तो प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? जो अपन पद्य पढ़ रहे हैं, जो काव्य पढ़ रहे हैं ना, काव्य के अंश, इनमें ही होता है। आप ये गलती इसमें नहीं करें, गद्य में नहीं करें आप ये गलती, इनका प्रयोग गद्य में नहीं होता है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे वो लाइन टू लाइन इसका सप्रसंग व्याख्या के साथ आएंगे। ओके, ठीक डियर्स, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।